हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम के अंदर सीएचएन फर्स्ट यानी आपकी कम्युनिटी के अंदर जो आपकी यूनिट 8 आती है। तो आज मैं इसको आपको वन शॉट में कवर करा दूंगी कंप्लीट यूनिट। और हाँ, देखो जो मैं ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट से लेके 7 यूनिट तक करा चुकी हूँ वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू। और जिनके ये मैसेज आ रहे थे कि ये चैनल जीएनएम के लिए है, बीएससी के लिए है या नोरसेट के लिए है। देखो, चैनल सभी के लिए है, लेकिन ये है हिंदी में इसलिए बताती हूँ कि जिससे जल्दी से जल्दी आप कवर कर पाए। और इससे समझने में भी काफ़ी अच्छा रहता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ हमें पता है अब। फिर आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट करके लिख लीजिए। और बीएससी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, जीएनएम में ये है कि मिक्सअप करके लिख सकते हैं, लेकिन ये बीएससी वालों के लिए नहीं है। तो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो नोट्स आप बिल्कुल सेम ये कि यहीं पे कॉपी करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अदरवाइज खुद से नोट्स प्रिपेयर करिए बुक के थ्रू। बाकी वन शॉट लेक्चर्स आपके एग्जाम टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजी नोट्स हैं आपके वन शॉट लेक्चर में। बाकी चलिए अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट 8। यूनिट 8 आपकी क्या है देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड प्रोसेस। ठीक है, ये आपका यूनिट का नेम है। बाकी मैंने ऑलरेडी कल ही आपका लेक्चर जो अपलोड किया था, उसमें आपकी मैंने एपिडेमियोलॉजी की जो जो टर्म्स आती हैं आपकी, ये एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, ये सब एटसेट्रा आपकी मैंने करा दी है। तो ये आप उससे पहले लेक्चर जो ये यूनिट स्टार्ट करोगे, तो इससे पहले वो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको टर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले वो वाला लेक्चर देखें, देन नेक्स्ट ये वाला लेक्चर देखना। अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सिलेबस है जो इस वाली यूनिट का है। सिलेबस में हर यूनिट में करती हूँ, हर बार नोट्स में ऐड करती हूँ, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। तो देखें, एपिडेमियोलॉजी का कंसेप्ट जो हमारा है, वो एपिडेमियोलॉजी वो साइंस है जो स्टडी करती है हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स पॉपुलेशन में। और उस स्टडी का यूज़ हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अब ये मत बोलना कि ये जीएनएफ वालों के लिए था या बीएससी वालों के लिए। तो ये सभी के लिए है, और हिंदी में इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको जल्दी से समझ आ जाए। अदरवाइज मैं फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के वो कुछ बोलते हैं फिर कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आपका सिंपल इसमें कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एपिडेमियोलॉजी हमारी एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है कि हेल्थ रिलेटेड जो हमारे इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डिटर्मिनेंट्स पॉपुलेशन में, और उस स्टडी का यूज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। सिंपली अगर हम बोल सकते हैं उसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ऑफ डिजीज इन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, नॉट पीपल, सॉरी, पॉपुलेशन फोकस, नॉट इंडिविजुअल ओनली। मतलब इसमें पॉपुलेशन पे फोकस होगा, नॉट एक पर्सन पे आप ओनली उस पे फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपके क्या क्या है इसके अंदर। कीवर्ड्स में आपका ये होता है जो पॉपुलेशन है फर्स्ट पॉइंट में, तो ग्रुप ऑफ पीपल आ गया। पॉपुलेशन आपकी क्या होती है, मतलब आपका ग्रुप ऑफ पीपल, उसके अंदर आपका विलेज में, सिटी में और एज ग्रुप, ये तीन चीज आपकी आती है पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हु यानी कि कौन, कौन आपका उसमें एज और सेक्स, ये दो चीज आएंगी। वेयर मतलब कहाँ पे, तो वो प्लेस देखेंगे। व्हेन मतलब कब, वो टाइम देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज आती है। डिटर्मिनेंट्स आता है आपका थर्ड नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आपके कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स, anything that influence occurrence, biological agents, behaviors, environment। तो हम ये सब चीजें डिटर्मिनेंट्स में आएंगी आपकी। नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स में आपका डिजीज, इंजरीज, रिस्क फैक्टर्स, मोर्टेलिटी एंड आपकी बर्थ, एक्सपोजर्स, बिहेवियर्स, ये सब आपके हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑथोरिटेटिव
डेफिनेशन देखेंगे हम पहले इसकी, तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं इवेंट्स इन पॉपुलेशन एंड द एप्लीकेशन टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्टडी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की वो, और आपका डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो आपके हेल्थ रिलेटेड स्टेट, यानी कि आपकी इवेंट्स इन पॉपुलेशन, या फिर आपकी एप्लीकेशन जो होती है कंट्रोल करने के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ये आपकी ऑथोरिटेटिव में आता है। ये आपकी अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू CDC होता है। ये मैंने जो डेफिनेशन बताई है ना, ये आपका ये कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू CDC। नेक्स्ट आप क्या आते हैं स्कोप्स एंड ब्रांचेस। तो स्कोप्स और ब्रांचेस में हम देखते हैं, पहला आता है आपका जो पॉइंट, उसमें आपकी डेस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है। देखिए, एग्जाम में ये भी होता है कि आपसे ब्रांचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको कल जो लेक्चर लिया था उसमें भी बताया था, ये यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी कम्युनिटी में, 8, 9, 10 और फर्स्ट यूनिट। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना और बहुत डीपली डिटेल में पढ़ के जाना। तो आपका डेस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, आपके डिस्क्राइब करते हैं डिजीज पैटर्न्स को। फिर आपका सेकंड दिया हुआ है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम स्टडीज कॉजेज एसोसिएशंस या फिर आपके रिस्क फैक्टर्स, तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे कारण देखते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, ये आपका थर्ड है, इसमें आप ट्रायल्स और इंटरवेंशंस देखते हैं। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आता है क्लिनिकल मोलिकुलर जेनेटिक सोशल एपिडेमियोलॉजी, इसमें आप स्पेशलाइज्ड फील्ड में देखेंगे, यानी कि आपको क्लिनिकल में देखना है तो आप क्लिनिकल में देख सकते हैं, वो आप क्लिनिकल का स्पेशलाइज होगा। यहाँ पे आप मोलिकुलर में देखेंगे तो मोलिकुलर का, जेनेटिक में देखेंगे तो जेनेटिक का, या फिर आप सोशल में देखेंगे तो सोशल एपिडेमियोलॉजी। तो आपके स्पेशलाइज्ड फील्ड के अकॉर्डिंग दिया है यहाँ पे। आई होप आपको स्कोप्स एंड ब्रांचेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं फंक्शंस, ये आपके फॉर पब्लिक हेल्थ या फिर आप नर्सिंग, ठीक है। उसमें आपकी आती है फर्स्ट मेजर डिजीज फ्रीक्वेंसी, इसमें हम मेजर करते हैं डिजीज फ्रीक्वेंसी को, ये आपका फंक्शन है। सेकेंड आपका आता है आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर्स या फिर आपके कॉजेज को। थर्ड आपका आता है इवेलुएट प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स, यहाँ पे हम इवेलुएट करेंगे प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक मेजर्स को। फोर्थ आपका आएगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी, यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आपकी हेल्थ प्लानिंग एंड पॉलिसी। नेक्स्ट फिफ्थ आता है आपका डिटेक्ट एपिडेमिक्स एंड इवेलुएट कंट्रोल मेजर्स, यहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे एपिडेमिक्स को एंड इवेलुएट करते हैं कंट्रोल मेजर्स को। फिर आपका देखिए एग्जाम टिप और मेमोरी लाइन, मतलब आप यहाँ पे कैसे लर्न रख सकते हैं एग्जाम टाइम पे। तो इस पे दिया हुआ है कि एपी, एपी का मतलब होता है आपका स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन टू प्रिवेंट इट, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन में जो आपकी डिजीज है तो ये स्टडी, ताकि आपको उनका जो कंट्रोल है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो आपका ट्रीटमेंट है वो सब देखने के लिए आपको एपी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, तो इसमें एपिडेमियोलॉजी डिस्क्राइब डिजीज इन टर्म्स ऑफ पर्सन प्लेस एंड टाइम, तो इसमें हम सिंपली लर्न रख सकते हैं इससे पीपीटी। तो पीपीटी का मतलब आपका यहाँ पे पर्सन प्लेस एंड टाइम से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो इसमें देखिए ये हमारा एपिडेमियोलॉजी डिजीज को डिस्क्राइब करती है, वो मैंने आपको बता दिया पीपीटी के थ्रू करेगी। फर्स्ट आप देखिए, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। पर्सन, ए आता है इसका जो पॉइंट है पर्सन, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके एज हो गया, सेक्स हो गया, ऑक्यूपेशन हो गए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, बिहेवियर हो गया, जिसमें आप स्मोकिंग वगैरह ये देखेंगे स्पेशली। देन आपका कम्युनिटी हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया। नेक्स्ट आपका बी पॉइंट आता है प्लेस,
जो सेकंड पी का मीनिंग है वो है आपका प्लेस। इसमें आप देखेंगे ग्लोबल, नेशनल, रूरल वर्सेस अर्बन, इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिक हाउसेस, लैटिट्यूड्स, क्लाइमेटिक जोन्स, ये सब आप प्लेसेस के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट आपका सी पॉइंट आता है टाइम, जो कि आपका टी का मीनिंग है टाइम। टी से आपका टाइम बनेगा यहाँ पे पीपीटी, जो आपको लर्न की करने की ट्रिक बताई है मैंने उससे। When did cases occur, मतलब जब आपके केसेस अगर होते हैं उसमें आपका सीजनल, साइक्लिकल और सेकुलर ट्रेंड्स, एपिडेमिक्स, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे टाइम जब आप वहाँ पे नोट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी डिजीज को जो डिस्क्राइब करती है पीपीटी के टर्म्स में, ये चीजें वही हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। देन आपका आता है मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूलाज ये सब पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर काउंट, तो इसमें सिंपल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं हम, नंबर डिनोमिनेटर में आएगा आपका यहाँ पे। देन सेकंड पॉइंट आता है आपका रेशो, तो ए बाई बी एग्जाम्पल, इसके अंदर मेल फीमेल का जो रेशो है केस का, जैसे मैंने बताया कि अभी ऊपर वाले में काउंट आप सिंपल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे, वो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि ए आपका न्यूमरेटर हो गया, बी आपका डिनोमिनेटर हो गया। और यहाँ पे आप रेशो में नंबर स्पेसिफिक रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे आपको उसकी जरूरत होती है रेशो में दोनों की। यहाँ पे तो काउंट में तो आप केवल आपका डिनोमिनेटर हो जाए वो भी काफी है, और रेशो में आपको दोनों की नीड होती है। फिर आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में आपका a बाई a प्लस बी, तो इसमें आपका न्यूमरेटर इंक्लूड होता है डिनोमिनेटर में, और ऑफन एक्सप्रेस करते हैं हम एज अ परसेंटेज। एग्जाम्पल आपका आएगा प्रोपोर्शन ऑफ स्मोक इन क्लास, और स्मोकर्स डिवाइड टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्रोपोर्शन का। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। देखिए थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा, बाकी देखिए मैं तो समझा रही हूँ, बाकी आपको पढ़ना होगा ये फॉर्मूलाज। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ रेट, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसिडरिंग टाइम, तो इसमें हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी कंसिडरिंग टाइम। रेट हमारा इवेंट बाय पॉपुलेशन एट रिस्क पर यूनिट टाइम होगा ये, यानी कि आपका एग्जांपल देते हैं इसका पर 1000 पर ईयर, तो ये आपका रेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ए पॉइंट दिया हुआ है आपका इंसिडेंस, इंसिडेंस में आपको मेजर करने हैं न्यू केसेस, तो इसमें आपका फर्स्ट आएगा क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। यहाँ पे अटैक रेट फॉर आउटब्रेक देखते हैं हम। आउटब्रेक का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, आउटब्रेक मतलब जो आपकी डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो रही है वो चीजें, यहाँ पे मतलब कोई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे मतलब टूट रही है वो कोई चेन। ठीक है, उसके बाद सीआई आपका क्या हो गया, सीआई मतलब आपका क्यूमुलेटिव इंसिडेंस, ये आपका फॉर्मूला है। देखिए नोट्स में थोड़ा हो गया है पर आप समझ सकते हैं। सीआई इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ये आपका न्यूमरेटर आ गया। बाय डिनोमिनेटर में आपका आएगा पॉपुलेशन एट रिस्क एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड बाय 100, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका इंसिडेंस रेट, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंस डेंसिटी, तो इसका यूजेस जो है आपका पर्सन टाइम इन डिनोमिनेटर इंसिडेंस रेट। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा इंसिडेंस रेट का, तो आप इंसिडेंस रेट को भी आईआर बोल सकते हैं। आईआर इज इक्वल टू न्यू केसेस बाय टोटल पर्सन टाइम एट रिस्क, मतलब आपको ये फॉर्मूले जितने भी मैं बता रही हूँ वो आपको लर्न करने ही करने पड़ेंगे। यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले ही बोल के चलिए, इसलिए अच्छे से कर लेना इसको। बी आपका जो आता है प्रीवलेंस, इसमें आपकी ऑल एग्जिस्टिंग केसेस आते हैं। फिर आपका इसमें दिया हुआ है पॉइंट प्रीवलेंस। देखिए प्रीवलेंस मैंने आपको कल भी बताया था, ये टर्म इसीलिए बताई हुई है मैंने कि जो हमारे इंसिडेंस है, इंसिडेंस में तो आपके नए नए केसेस आ जाते हैं, प्रीवलेंस में आपके न्यू भी और ओल्ड भी दोनों केसेस देखते हैं, मैंने कल ही बताई थी। तो पॉइंट प्रीवलेंस में आप
केसेस एट अ स्पेसिफिक टाइम देखेंगे और पॉपुलेशन एट दैट टाइम देखेंगे उस टाइम पे। तो इसमें पी आप इसका सिंबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे पॉइंट प्रिवलेंस का। पी इज इक्वल टू ऑल केसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बाय पॉपुलेशन एट दैट टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप न्यूमरेटर में क्या रखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, इसको अच्छे से ध्यान से रख के याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है पीरियड प्रिवलेंस। तो इसमें आप केसेस ड्यूरिंग अ पीरियड या फिर आपका एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग पीरियड जो होगा। नेक्स्ट आपका आता है रिलेशनशिप अंडर स्टडी स्टेट। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे आएगा, जो ये अटैक रेट वगैरह होगी आपकी और ये सारी चीजें आ रही है ना इसमें, या रिलेशनशिप अंडर स्टडी रेट, ये आपको बहुत अच्छे से उनके फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। देखिए ऐसे एक बार में मैं बता दूंगी तो लर्न नहीं रह पाती हैं ये चीजें। तो प्रिवलेंस इंसिडेंस इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, पी इज इक्वल टू आई इंटू डी। दैट्स वाई प्रिवलेंस हाई इफ डिजीज इज क्रोनिक। एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं इसमें डायबिटीज, मतलब इसलिए आपके प्रेवलेंस हाई हो जाता है अगर आपकी डिजीज क्रोनिक। मतलब आप प्रेवलेंस में आपको अच्छे से समझ आ गया है कि वो आपका पहले केसेस भी और न्यू केसेस दोनों ऐड करेंगे। इंसिडेंस तो आपके न्यू हो गए और एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज जो आपका क्रोनिक है या आपका एक्यूट है, ये चीज देखेंगे यहाँ पे आप क्रोनिक लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अटैक रेट, जो कि आप यूज करते हैं आउटब्रेक्स में। तो अटैक रेट का आपका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पीपल हु बिकम इल, जो बीमार है आपके, बाय आप नंबर एक्सपोज करेंगे। न्यूमरेटर में आप इल पर्सन लेंगे, उसके बाद आप नंबर एक्सपोज करेंगे उनके, देन आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नेक्स्ट आपका आता है डी, सेकेंडरी अटैक रेट। तो इसमें आपका मेजर्स स्प्रेड अमंग कॉन्टेक्ट्स देखते हैं सेकेंडरी। फिर आपका ए आर जो होता है सेकेंडरी, ए आर मतलब आपका सेकेंडरी अटैक रेट, इसका फॉर्मूला आता है आपका न्यू केसेस अमंग कॉन्टेक्ट ससेप्टिबल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे सब में 100 से। देखिए इसमें जो आपका सारे फॉर्मूले हैं ना, ये बहुत अच्छे से करने होंगे आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके। तो आपका यहाँ तक हमारा हो गया है सेकेंडरी अटैक रेट तक। नेक्स्ट आपका ई आता है मोर्टेलिटी मेजर्स। तो मोर्टेलिटी मेजर्स आपका क्या होता है, क्रूड डेथ रेट, CDR। CDR आपका क्रूड डेथ रेट होता है। तो इसमें डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर हमारी होती है, मतलब जो डेथ हो रही है 1000 1000 आपकी पॉपुलेशन पर ईयर, तो वो आपकी क्रूड डेथ रेट में आएगी। फिर आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर कोज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, मतलब आपकी जो डेथ होगी ड्यू टू स्पेसिफिक कोज या फिर पॉपुलेशन, तो ये आपकी कोज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे हम उसको। फिर आपका आता है नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये आपकी IMR होती है। IMR जो आपकी होगी डेथ और आपकी 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ जो होती है, ये सब इसके अंदर आती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है MMR। देखिए आज आपको एक चीज और बताती हूँ मैं, जो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ये हमारा हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारा MMR रेशो होता है। तो ये चीज आपका कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है और MCQ में भी, तो इसको बिल्कुल अच्छे से यहीं पे ही ध्यान रख लेना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो होता है, ना कि रेट। तो मैटरनल डेथ पर यहाँ पे होती है हमारी 1 लाख लाइव बर्थ तक। फिर इसके बाद आपका आता है केस फिटलिटी रेट, CFR बोलते हैं हम इसको। CFR में आपका फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम डिजीज बाय नंबर ऑफ डायग्नोज्ड केसेस ऑफ डिजीज मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 सभी में हो रहा है, तो आपको सीधा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको याद रखने हैं, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है।
नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्डाइजेशन टू कंपेयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्डाइजेशन में और जो हमारे कंपेयर पॉपुलेशन है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन कंपेयर करने के लिए मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की। तो डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन जो आपका होता है इसमें अप्लाई एज स्पेसिफिक रेट ऑफ स्टडी पॉपुलेशन टू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें हम ये चीज लेते हैं कि जो हमारे अप्लाई करेंगे हम इसको एज स्पेसिफिक रेट करेंगे, जो कि हमारी स्टडी पॉपुलेशन है वो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन तक उसके अंदर गेट स्टैंडर्डाइज रेट, वहां पे आपका स्टैंडर्डाइज रेट आ पाए तो ये आपका डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है। उसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, उसको हम बोलते हैं SMR, यानी कि आपका स्टैंडर्डाइज मॉर्टेलिटी रेशो, इसको हम SMR भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को। ये अप्लाई करते हैं आप स्टैंडर्ड रेट्स को अपनी स्टडी पॉपुलेशन के स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन की, और यूज करते हैं जब एज स्पेसिफिक रेट्स हो और वो अनस्टेबल होंगे, जो एज स्पेसिफिक रेट्स होंगे, ये चीज ध्यान रखनी। फिर आपका देखिए एग्जाम टिप भी मैं बता रही हूँ उसके अंदर, ऑलवेज मेंशन डिनोमिनेटर एंड टाइम पीरियड विद एनी रेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वैसे यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है हमेशा डिनोमिनेटर एंड टाइम पीरियड जो कि आपने जिस भी रेट का किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है एम्स एंड यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें प्राइमरी एम्स है, मतलब आपके मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये मैं चीज वही चीज है, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी कुछ समझ नहीं आने वाला है, सीधी सीधी बात है, इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन करके चलना पड़ता है। तो आपका प्राइमरी एम्स है, प्राइमरी एम्स के अंदर आपका फर्स्ट आएगा जो डिस्क्राइब हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करना है या आप डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई कोजेस एंड रिस्क फैक्टर्स, यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कोज को और रिस्क फैक्टर्स को एंड अपने डिटर्मिनेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है यूज रिजल्ट्स टू प्लान एंड इवेलुएट पब्लिक हेल्थ मेजर्स, मतलब आपको पब्लिक हेल्थ मेजर को प्लान और इवेलुएट करना है। नेक्स्ट आपके यूजेस दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट आपका यूज है सर्विलेंस। सर्विलेंस में मतलब आपका ऑनगोइंग कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब आपका डाटा का रेगुलर कलेक्शन करना, जैसे आपकी एग्जांपल दिया हुआ है इसमें नोटिफिएबल डिजीज लिस्ट। नेक्स्ट आपका सेकंड आता है आउटब्रेक डिटेक्शन एंड कंट्रोल, यानी कि आपका इन्वेस्टिगेशन करके फैलाव रोकना, यानी कि आपका जो स्प्रेड होगा डिजीज कंडीशन का उसको रोक रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवेल्युएशन, तो इसमें आप वैक्सीनेशन इम्पैक्टेड टीबी प्रोग्राम्स चेक करना, ये सब चीजें आप देखेंगे इसमें। फोर्थ पॉइंट में आपका है रिस्क असेसमेंट एंड पॉलिसी, इसमें आपको स्मोक फ्री लॉज, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये सब चीजें बनाना है। फिफ्थ पॉइंट में आपका है हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग, इसमें आपको एल जो रिसोर्सेज है वो एलोकेट करना है, यानी कि आपके बेड स्टाफ ये सब। सिक्स्थ आपका आता है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी, तो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में आपको हेल्प करती है डायग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस में, स्क्रीनिंग डिसीजन में हेल्प करना, ये सब चीजें इसमें हेल्प कर रही है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी आपकी। सेवेंथ पॉइंट है आपका रिसर्च। रिसर्च में आपको बताया गया है कि कॉजेस और इंटरवेंशन ये सब चीजें आप ढूंढेंगे जो हमारी इटियोलॉजी स्टडीज होंगे उनके थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है नर्स का रोल क्या होता है यहाँ पे, तो ये आपका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगी मैं यहाँ पे क्या है आपका नर्स का रोल भी, आपका यूज भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आपका फर्स्ट पॉइंट में दिया है कलेक्ट एक्यूरेट डाटा इन कम्युनिटी सर्वेज, मतलब आपका कम्युनिटी सर्वे में सही डाटा कलेक्ट करना, और सेकंड पॉइंट में है आपका पार्टिसिपेट इन वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में भाग लेना। थर्ड पॉइंट है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड रिस्क कम्युनिकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन और रिस्क कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई क्लस्टर्स एंड रिपोर्ट सस्पेक्टेड आउटब्रेक्स, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लस्टर्स को एंड रिपोर्ट करते हैं सस्पेक्टेड आउटब्रेक्स को। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट हमारा मॉनिटर आउटकम्स ऑफ इंटरवेंशन, एग्जाम्पल हमारा आएगा इसमें इम्प्रूव करना है हमें सैनिटेशन को।
फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ पोजीशन। तो जो ये मॉडल्स है इसके ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले एपिडेमियोलॉजी यूजेस मॉडल्स टू कंसेप्चुअलाइज हाउ डिजीज अकर्स, कैसे इसे हमारी अकर हो रही है। ए आपका आता है एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। तो इसमें आपका एज, होस्ट, एनवायरनमेंट। देखिए ये तीनों चीज एपिडेमियोलॉजी ट्रायड में काफी ज्यादा मेन है। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपका एजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट है और होस्ट नहीं है, तब भी डिजीज नहीं होगी। और वहाँ पे आपका एपिडेमियोलॉजिकल जो आपका ट्रायड होगा वो यूज भी नहीं कर सकते हैं। एजेंट आपको देख लेते हैं हम पहले। क्या होता है एजेंट? आपके बायोलॉजिकल यानी कि आपके बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल, फिजिकल, न्यूट्रिशनल, ये सब इसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है होस्ट। होस्ट में आपकी एज, इम्यूनिटी, जेनेटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस, बिहेवियर, ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरनमेंट। तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एजेंट होस्ट इंटरेक्शन, क्लाइमेट, सैनिटेशन, क्राउडिंग। एग्जांपल इसका है आपका मलेरिया एजेंट, प्लाज्मोडियम, होस्ट फैक्टर्स, प्रेगनेंसी इंक्रीज, ससेप्टिबिलिटी, एनवायरनमेंट, स्टेगनेंट वाटर। ये सब चीजें आपकी एनवायरनमेंट में आ गई। नेक्स्ट आपका आता है वेब ऑफ पोजीशन। तो वेब ऑफ पोजीशन आपका क्या होता है? तो इसमें डिजीज इज ड्यू टू मैनी इंटररिलेटेड फैक्टर्स, नॉट सिंगल कॉज, विजुअलाइज्ड एज अ वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉजेज, यूजफुल फॉर क्रॉनिक डिजीज लाइक IHT। देखिए आज मैं बता रही हूँ आपको, जो ये वेब ऑफ पोजीशन है, मतलब वेब का मतलब आप समझ ही गए, जाल, ठीक है। तो डिजीज जो है वो हमारी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से हो रही है, मतलब उसका कोई एक सिंगल कॉज नहीं होगा। वहां पे हम विजुअलाइज करते हैं वेब ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉजेज से यूजफुल होते हैं आपकी क्रॉनिक डिजीज के लिए, लाइक आपकी उसमें IHT डिजीज आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है रोडमैन सफिशिएंट कंपोनेंट कोज मॉडल। इसको हम पाई मॉडल भी बोलते हैं। रोडमैन सफिशिएंट कंपोनेंट कोज मॉडल इज आल्सो नोन एज पाई मॉडल। तो ये डिजीज एक पाई सेट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम अ सेट बाय ऑफ कंपोनेंट कॉजेज वन और मोर कंपोनेंट्स मे बी नेसेसरी, अ completion of pi is a sufficient cause। मतलब डिजीज एक पाई सेट ऑफ कॉजेज से बनता है, एक या ज्यादा कंपोनेंट जरूरी होते हैं, पूरा पाई कंप्लीट होने पर डिजीज होता है। तो ये मतलब आपका पाई मॉडल हमने इसीलिए बोला है इसको कि अगर डिजीज एक पाई ऑफ कॉजेज से बनता है तो ये एक या ज्यादा कंपोनेंट जरूरी होते हैं इसके अंदर, और पूरा पाई कंप्लीट होने पर ही हमें डिजीज कोज होगा। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीफैक्टोरियल पोजीशन एंड इंटरेक्शन। तो इसमें आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजल एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर का इंटरेक्शन एम्फसाइज होता है। तो इसमें हमारा ये बताया गया है। एग्जाम टिप आपके लिए क्या है? 4 infectious disease triad plus chain of infection are most useful। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपका पूरा ट्रायड है ना, वो तीनों चीज होनी जरूरी है आपकी, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, क्योंकि ये दोनों तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू कंसेप्ट रिलेटेड टू डिजीज ट्रांसमिशन। तो इसमें आपकी पहले आती है कीटन्स। तो रिजर्वायर इसमें क्या होता है आपका? प्लेस वेयर एजेंट लाइव्स एंड मल्टीप्लाइज। उसमें ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट, ये सब आती है। मतलब आपका रिजर्वायर वो हो गया कि जहाँ, मतलब जो जगह है जहाँ एजेंट रहता है और मल्टीप्लाई करता है, यानी कि आपका ह्यूमन में, एनवायरनमेंट में, या फिर आपका एनिमल में। नेक्स्ट आपका आता है कैरियर। कैरियर में आपका क्या होगा? वो पर्सन जो एजेंट को कैरी करता है पर सिम्टम्स नहीं दिखते। उसमें आपका एग्जाम्पल में आएगा हेल्दी कैरियर, कॉन्वेलेसेंट कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर, यानी कि आपका वही इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेट करके आप इंक्यूबेटरी लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी में आपकी एज की इन्फेक्शन फैलने की एबिलिटी को हम देखते हैं, और या फिर आप बोल सकते हैं एबिलिटी टू कॉज डिजीज, प्रोड्यूस साइंस, या फिर आपकी, सॉरी,
एबिलिटी ऑफ एजेंट्स टू इन्वेड एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शन, ये हम बोलेंगे इन्फेक्टिविटी को। और पैथोजेनिटी को बोलते हैं हम कॉज, डिजीज कोज करने वाली। पैथोजन यानी कि आपका कॉजेटिव एजेंट होता है, ये आप सभी को पता है। इसमें आप प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ये सब देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वायरुलेंस, तो इसमें आप सिविरिटी ऑफ डिजीज देखेंगे, जिसमें केस फैटिलिटी ये सब देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसमें आपका टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ये देखेंगे, यानी कि आपका जो ये आता है ना इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसमें एक्सपोजर से लेके सिम्टम्स आने तक का टाइम होता है। नेक्स्ट आपका लेटेंट पीरियड, लेटेंट पीरियड में आपका इन्फेक्शन होने से लेकर इन्फेक्शियस बनने तक का टाइम, यानी कि इंक्यूबेशन से अलग हो सकता है ये। नेक्स्ट आपका आता है इन्फेक्शियस पीरियड, आपको पता है कि जब जिस टाइम जब इन्फेक्टेड पर्सन डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है, ये इन्फेक्शियस पीरियड है आपका। इसके आपके टाइप्स में जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए टाइप्स क्या है ये। तो टाइफाइड कैरियर, टाइफाइड कैरियर इसमें आपके एग्जाम्पल क्रोनिक कैरियर, टाइफाइड मैरी को लेंगे हम। आपको सबको पता है टाइफाइड मैरी क्या है। टाइफाइड फीवर में आपकी एक मैरी एक वो थी जो आपने 12th में पढ़ा भी था, तो इस चीज को बताने का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्पल देना है सिंपल सा। नेक्स्ट आपका मीजल्स, आपका इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 12 डेज तक होता है, तो इसका 10 से लेके 12 डेज तक का आपको इंक्यूबेशन पीरियड लर्न रखना है मीजल्स का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड चेन्स ऑफ इन्फेक्शन। देखिए 30 मिनट्स का लेक्चर जा चुका है और अभी तक आपके ओनली 5 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं। देखिए यूनिट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मुझे भी पता है, तो वन शॉट में कवर कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी यह है कि मैं पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको करा दूँगी आज, और करा ही दूँगी अभी आपकी ये यूनिट, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा इसको, बाकी तो ये है कि मैं कवर करा ही दूँगी इस यूनिट। तो चलिए हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6 टॉपिक, तो देखिए हमारा 6 टॉपिक जो आता है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन। इसमें चेन ऑफ इन्फेक्शन जो है उसके स्टेप्स आपके जो आएंगे, तो इसमें स्टेप्स में आपका क्या होगा, एजेंट, रिजर्वोयर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, या पैरो लगा के लिखते चले जाइएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल हो, किसी भी लिंक को तोड़ दो, ठीक है। ब्रेक एनी लिंक टू कंट्रोल डिजीज, डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। किसी भी लिंक को तोड़ दो और डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं एक लाइन का। बाकी आपको चेन ऑफ इन्फेक्शन के सारे स्टेप लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन आपका कैसे हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू, वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू आपका स्किन टू स्किन होगा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू हो सकता है। HIV सिफिलिस इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, या आप स्कैबीज भी इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, इसमें आपका 5 μm से जो हमारा होगा दैट ट्रेवल्स और इसमें डिस्टेंसेस आपका जो लेस देन 1 मीटर होगा, और डिपॉजिट ऑन म्यूकोसा, इसमें आपका इन्फ्लुएंजा पर्टिसेस ये सब चीजें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सॉरी ट्रांसमिशन में आएंगी। वर्टिकल ट्रांसमिशन में आपकी मदर से फीटस तक होता है ये, और ये आपका HIV, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ये सब आप एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका। नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो ये एयरबॉर्न के थ्रू, व्हीकल बॉर्न के थ्रू, फॉर्मेट्स के थ्रू, वेक्टर बॉर्न के थ्रू। वेक्टर बॉर्न आपका ऑलरेडी PYQ में आ चुका, तो अच्छे से ध्यान रखना। तो एयरबॉर्न क्या होता है, आपके ड्रॉपलेट, जो हमारी छोटी ड्रॉपलेट्स आपकी 5 μm से कम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। TB मेजल्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपकी व्हीकल बोन जो होती हैं वे आपकी कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि आपकी कोलेरा से, फूड सैल्मोनेला से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन HIV,
से इन सब से होगा, ठीक है। फिर आपका आता है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स आपका होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक आपके टॉवल हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, तौलिया या फिर आपका बर्तन, ठीक है, इनके थ्रू। फिर आपकी आती है वेक्टर बॉम्ब, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आपका मैकेनिकल के थ्रू होगा या बायोलॉजिकल के थ्रू। मैकेनिकल में आपका पैथोजन बाहर से कैरी करता है, यानी कि आपकी हाउस फ्लाई वगैरह हो गई इसके अंदर। और बायोलॉजिकल में आपका सीधा सीधा ध्यान रखिए, पैथोजन मल्टीप्लाई चेंज करता है वेक्टर में ही, यानी कि आपके एग्जाम्पल ले लीजिए आप मॉस्किटो मलेरिया। नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल एंड नर्सिंग इंटरवेंशन टू ब्रेक लिंक्स। तो यहाँ पे आपको लिंक तोड़ने के तरीके जो है आपके एजेंट कंट्रोल, एंटीबायोटिक्स, इसमें डिसइंफेक्शन, ये सब आएगा। नेक्स्ट आपका रिजर्वायर कंट्रोल में आपके इन्फेक्टेड पर्सन ट्रीट करना, एनवायरनमेंट साफ करना, ये सब चीजें आती हैं। देखिए अब मैं हिंदी में थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, तो आपको समझ तो ये ऐसे ही आ जाएगा। बाकी देखिए ज्यादा टाइम आपकी 35 मिनट जा चुकी, बाकी ये है मेरा भी पर्पस कि आपको जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल। ट्रांसमिशन कंट्रोल में आपका पेशेंट आइसोलेट करना या आपके इंस्ट्रूमेंट्स स्टेलाइज करना। फिर आपका नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एंट्री प्रोटेक्शन, इसमें आपकी वोन्ड्स ड्रेस करना, बैरियर प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट, इसमें होस्ट रेजिस्टेंस, इसमें आपकी वैक्सीनेशन, गुड न्यूट्रिशन, ये सब देखें। निमोनिक इसमें याद रखने का भी जो आपका तरीका है वो भी बताया है। ARPMPH एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड, पोर्टल ऑफ एंट्री, होस्ट। ये आपके मैंने अभी कुछ बताया था अगर याद हो तो, ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है। ये रे जो आपके स्टेप्स हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन के, ये आप निमोनिक से याद रखेंगे, ARPMPH, ठीक है, इससे। नेक्स्ट आपका 7th टॉपिक आता है टाइम ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस इन डिजीज अक्रेंस। बीमारी के होने के समय के हिसाब से जो बदलाव होगा वो सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो आपका टाइम ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशन इन डिजीज अक्रेंस है। तो इसमें आपका टाइप्स है अक्रेंस के जो आते हैं एंडेमिक। एंडेमिक में आपका कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, मलेरिया इन सम रीजन्स में होगा। नेक्स्ट आपके हाइपर एंडेमिक, जिसमें आपका परसिस्टेंटली हाई लेवल होता है, सर्टेन रिलीजन्स विद वेरी हाई प्रिवलेंस होगा। नेक्स्ट आपके एपिडेमिक आउटब्रेक जो होगा, अक्रेंस ऑफ डिजीज अबाउ एक्सपेक्टेड लेवल होता है इन अ कम्युनिटी। नेक्स्ट आपका पेंडेमिक जो आपका वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक होगा, उसमें एग्जांपल आपका 2009 तक होगा, और H1N1 और आपका कोविड-19, ये आपके पेंडेमिक के एग्जांपल है। स्पोरेडिक आपका इरेगुलर, यानी कि आपका रेयर भी होता है, और इनफ्रीक्वेंट एग्जांपल आपका टिटेनस। ये मैंने आपको याद हो कल बताई थी सारी टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट आपका टाइम पैटर्न क्या होता है, समय के हिसाब से जो आपका पैटर्न होगा, सीजनल वेरिएशन, यानी कि आपकी कुछ डिजीज सीजन से रिलेटेड होती है, लाइक आपकी इन्फ्लुएंजा, विंटर मलेरिया, जो आपका रेनी सीजन में होता है। सेकेंड आपका सेकुलर ट्रेंड्स होता है, डिजीज का लॉन्ग टर्म बढ़ना या फिर घटना, जैसे आपका वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स खत्म होना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है साइक्लिकल पैटर्न्स, इसमें आपके पीरियोडिक आउटब्रेक्स, इसमें आपका एग्जांपल डेंगू एपिडेमिक साइकिल्स, ये सब चीजें आती हैं। नेक्स्ट आपका है एपिक कर्व, इसको आप बोल सकते हैं एपिडेमिक कर्व भी, ओके। इसमें आपका जो होता है डिजीज केसेस का हिस्टोग्राम जो ऑनसेट डिजीज पर बेस्ड होता है, तो इसमें आपका यही बताया है, इसमें आपके पॉइंट सोर्स कर्व बताया है पहले, उसमें 7 पीक, एक बार एक्सपोजर लाइक आपकी फूड पॉइजनिंग हो गई उसके थ्रू। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस कॉमन सोर्स, उसमें आपके प्रोलॉन्ग्ड प्लेट्यू ऑनगोइंग एक्सपोजर, उसमें कंटामिनेटेड वाटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोपोगेटिव, ये आपकी पर्सन टू पर्सन होती है, बार बार पीक्स आना, यानी कि आपकी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड सजेस्ट करता है, लाइक आपकी मेजल्स। नेक्स्ट हाउ टू एस्टिमेट इंक्यूबेशन पीरियड फ्रॉम एपिक कर्व। तो अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड जो निकालने का तरीका है एपिक कर्व से, एक्सपोजर पीक और ऑनसेट क्लस्टर के बीच का गैप, ये देखेंगे हम। तो स्पॉट मैप है, जो स्पॉट मैप में हमारा
स्पॉट मैप में केस लोकेशन का मैप बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि एक्सपोजर कहाँ से हुआ है। जैसे आपके एक वेल से कोलेरा फैलना। अब आपका देखिए, आई होप आपको समझ आए हो 7 टॉपिक तक। 8 टॉपिक आपका आता है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड स्टडी डिजाइन। इसको हम, जो हमारी एपिडेमियोलॉजिक रिसर्च बताता है कि बीमारी यानी कि आपके वाई हाउ यानी कि आपके क्यों और कैसे होती है। स्टडी डिजाइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आपका आता है डेस्क्रिप्टिव, सेकेंड एनालिटिकल, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल। तो फर्स्ट इज हमारा जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इज डेस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो डेस्क्रिप्टिव स्टडीज में आपका पर्पस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, पीपीटी। पीपीटी बताया था, लर्न करने का तरीका है पीपीटी से। पर्सन, प्लेस, टाइम को डिस्क्राइब करना है। पर्पस आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में यही है। टाइप आपका केस रिपोर्ट, केस सीरीज, और आपकी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज, ये सब चीजें आपकी टाइप्स में आएंगी। तो हम पहले देखते हैं टाइप्स में। क्रॉस सेक्शनल में ये प्रिविलेंस आपकी स्टडीज है जिसमें आपके न्यू और प्रीवियस केस दोनों ऐड होते हैं। तो इसमें आपकी मेजर एक्सपोजर करना है, आउटकम एट सेम टाइम पे करना है, और एक ही टाइम हम यहाँ पे जैसे एक्सपोजर और आउटकम को ना एक ही टाइम पे मेजर करते हैं। यह हमारा यूजफुल किस लिए है? प्रिविलेंस निकालने और प्लानिंग के लिए है। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसकी, तो स्ट्रेंथ आपकी क्विक और कम खर्चीली यानी कि आपकी लेस एक्सपेंसिव है। वीकनेस आपकी टेम्पोरल एम्बिग्विटी है इसकी। नेक्स्ट आपका आता है इकोलॉजिक स्टडी। तो इकोलॉजिक स्टडी में आपका क्या बताया गया है? तो इकोलॉजिक स्टडी में आपका यह है कि ग्रुप लेवल डाटा यूज होता है, जैसे आपकी कंट्री लेवल स्मोकिंग रेट वर्सेस लंग कैंसर रेट, ये सब चीजें होती है। तो यही आपका ये बताया है कि यूजफुल होता है हमारा फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन बट प्रोन टू इकोलॉजिकल फ्रेगमेंसी। नेक्स्ट आपका आता है एनालिटिकल स्टडीज। ये आपकी टेस्ट हाइपोथेसिस है। तो यानी कि आपकी हाइपोथेसिस जो टेस्ट करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट आपकी आती है कोहोर्ट स्टडीज। ये आपकी प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट सेलेक्ट एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज फॉलो फॉरवर्ड एब्सॉर्ब डिजीज। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्व डिजीज है ये, जो आपकी पहले एक्सपोज और नॉन एक्सपोज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, फिर फ्यूचर में डिजीज ऑब्जर्व करते हैं प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट के अंदर। तो कोहॉर्ट में इसका मेजर क्या होता है? रिलेटिव रिस्क, मतलब आपका RR, और इसका इज इक्वल टू इंसिडेंस इन एक्सपोज, ये आपका न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में आपका डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन अनएक्सपोज्ड। अनएक्सपोज मतलब आपकी नॉन एक्सपोज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं स्ट्रेंथ। इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ आपकी ये गुड फॉर रेयर एक्सपोजर, क्लियर टेम्परेरी, मतलब आपका ये होता है कि रेयर एक्सपोजर के लिए अच्छा और टेम्परेरी क्लियर होता है ये हमारा। वीकनेस आपकी क्या होती है? ये हमारा कॉस्टली होगा और लो फॉलो अप होना चाहिए, यानी कि आपकी लॉन्ग फॉलो अप होगा। नेक्स्ट आपका आता है केस कंट्रोल स्टडीज। केस कंट्रोल स्टडीज में आपका आता है डिजीज केसेस और नॉन डिजीज, यानी कि आपके कंट्रोल से शुरू करता है, फिर पास्ट में एक्सपोजर देखते हैं। मेजर आपका क्या होता है इसके अंदर? ओड रेशियो, यानी कि आप OR बोल सकते हैं उसको, ओड्स ऑफ एक्सपोजर अमंग केसेस, और डिवाइड करते हैं हम इसको ओड्स अमंग कंट्रोल्स के थ्रू। तो ये आपके जो फॉर्मूले मैं बता रही हूँ ना बार बार, तो उनको अच्छे से लर्न रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका आता है नेस्टेड केस कंट्रोल, ठीक है। नेस्टेड केस कंट्रोल, केस कोहॉर्ट भी बोलते हैं हम इसको। ये हाइब्रिड डिजाइन होते हैं आपके। फिर आपका इसमें आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती है उसको हम इंटरवेंशनल भी बोलेंगे, और ये हमारी, अब देखेंगे हम इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल। इसमें देखिए RCTS भी बोलेंगे हम, रैंडमाइज्ड कंट्रोल
ट्रायल्स को आरसीटीज भी बोलते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट बताया है कि पार्टिसिपेंट्स को, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडम असाइन करते हैं इंटरवेंशन या कंट्रोल ग्रुप में। फिर आपका बोला है इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कैजुअलिटी और इंटरवेंशन इफेक्ट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो आपका दिया है पॉइंट सेकंड, फील्ड ट्रायल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल्स, इसमें आपका क्या बताया है एग्जाम्पल, तो इसमें वैक्सीन ट्रायल्स और कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस देखेंगे। फिर आपका आता है मेजर ऑफ एसोसिएशन। तो मेजर ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रिलेटिव रिस्क आपके आरआर होते हैं, कोहर्ट डिजीज होता है इसके अंदर, ओड्स रेशो यानी कि आपकी ओआर जो सेकंड पॉइंट में दिया है, केस कंट्रोल स्टडीज रेयर डिजीज में आरआर अप्रोक्सीमेट करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपका आता है एट्रीब्यूट रिस्क, इसमें आपका एआर देखते हैं हम, रिस्क डिफरेंस। फिर आपका प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज ड्यू टू एक्सपोजर करता है ये। फिर आपकी आती है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क यानी कि आपका पार, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल पर एक्सपोजर का इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आपका बियास कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट मॉडिफिकेशन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से करना। बियास आपका क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर होगा ये। इसमें क्या बताया है हमको, हम ये देखते हैं सिलेक्शन बियास आपका क्या होता है, सेलेक्टेड वर्सेस नॉन सेलेक्टेड में आपको डिफरेंस देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपकी डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर। फिर आपका इसमें इंफॉर्मेशन बियास क्या है, मिस क्लासिफिकेशन और रिकॉल बियास देखना है इसमें। फिर आपका कॉन्फाउंडिंग क्या होता है, कॉन्फाउंडिंग आपका ये होगा कि जो थर्ड वेरिएबल एक्सपोजर और आउटकम दोनों से जुड़ा होता है, जैसे आपकी एज। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हिंदी में बता रहे हैं, तो हिंदी में इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा आप इसको अपना आपका भी ध्यान जाना चाहिए लेक्चर में कि हमें क्या बता रहे हैं। तो ये मैं आपको ये ही बता रही हूँ, जो ये डिस्टोर्शन ड्यू टू थर्ड वेरिएबल एसोसिएटेड दिया हुआ है इसके अंदर आपका, तो ये सब चीजें यही है, कुछ और नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप मैच करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो कंट्रोल मेथड्स है उसमें रैंडमाइजेशन और आपकी रेस्ट्रिक्शन, मैचिंग, स्ट्रेटिफिकेशन, मल्टीवेरिएट्स एनालिसिस, ये सब चीजें आते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्ट मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसमें आपका एक्सपोजर का इफेक्ट थर्ड वेरिएबल के लेवल पर अलग होता है और इसे रिपोर्ट करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम टिप है, जब आपका स्टडी डिजाइन आपसे पूछे तो आपको ये पॉइंट जरूर लिखने हैं। देखिए इसमें आपको बता रही हूँ पॉइंट आपको क्या लिखना है, फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सेकंड आपको पॉपुलेशन लिखनी है, थर्ड आपको एक्सपोजर लिखना है, फोर्थ आपको आउटकम लिखना है, फिफ्थ आपको सैंपल साइज, सिक्स्थ आपको फॉलो अप देखना है, सेवंथ आपको मेजर्स लिखना है, एट्थ आपको बियासेस और उन्हें कैसे रिड्यूस करोगे ये सब लिखना है। आई होप आपको 8 टॉपिक तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम ये देखते हैं 9 टॉपिक से आपके, देखिए अभी भी आपका ये काफी रहता है, बाकी चलो ये 8 तक मैंने कवर करा दिया है आज के लेक्चर में। मैं इसके 2 पार्ट ही करके बनाऊंगी, ऐसे आपको भी इजी रहेगा लर्न करने में अपना, और अच्छे से लेक्चर देख पाओगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ऑलरेडी, 45 से भी ज़्यादा जा चुका है। तो हम इसका पार्ट 1 आज हो गया वन शॉट में, पार्ट 2 कल आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ भी आए, तो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों ने भी देखा है कि कितनी बड़ी यूनिट है, तो वन शॉट में काफ़ी मुश्किल से मैं इसको कराना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाएगी, फिर लेक्चर 45 मिनट से ऊपर जाना, वही चीज़ें वो बोरिंग लगने लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, न्यू लेक्चर आने वाला है जो आपका, उसको देख लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए, और अपना लेक्चर अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।